हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माकान क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास की। अभी तक बेटा जो चल रही थी वो 9th-10th की एनसीईआरटी चल रही थी और कुछ हमने कंपटीशन लेवल के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए टॉपिक भी लिए थे। ठीक है, तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस नई सीरीज में खास बात क्या है, ये मल्टीपर्पज़ क्लास होगी। मल्टीपर्पज़ क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, उसका एक रीज़न है। देखो, अब हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक आपके लिए कौन कौन सी एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं समझो। जैसे आज के क्लास में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेट। अब देखो, सेट किस किस के लिए यूजफुल हो सकता है वो चीज आप समझना। देखो, आपको पता है कि सेट 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक सेट है। ठीक है, 11th क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक सेट है। इसका मतलब है कि ये किसके लिए यूजफुल होगा, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगी ये क्लास। ठीक है, एनसीईआरटी लेने वाले हैं और एनसीईआरटी को जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात किसके लिए यूजफुल हुई, 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स में। ठीक, उसके बाद में आपको पता है जो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हैं उनके लिए कि डीएसएसबी की वैकेंसी फॉर्म फिल कर चुके हो, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए। और आपको भी पता है कि आचार संहिता हटते ही फिर उनकी एग्जाम होना कंफर्म है। ठीक है, तो मतलब जून जुलाई के समथिंग डीएसएसबी की एग्जाम हो सकती है। तो डीएसएसबी, टीजीटी एंड पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी मैथमेटिक्स पार्ट बी। ठीक है, तो डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी पार्ट बी, ठीक, मैथ्स के लिए। उसके बाद में अगली किसके लिए यूजफुल है, उसके बाद में बेटा अगली यूजफुल है, देखो आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली जो पोस्ट हैं उनमें आप देखोगे उनका सिलेबस, तो उसमें सेट का कंप्लीट टॉपिक उसमें दिया हुआ है। ठीक है, कंप्लीट टॉपिक, सेट, टाइप ऑफ सेट, उसके अलावा जैसे जो डिफरेंट टाइप के सेट थे जैसे मोनोटोनिक हो गया, उसके बाद में एम्प्टी सेट हो गया, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हो गए, सेट पर अलग अलग ऑपरेशंस यानी यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, वो सारी चीजें उसमें आरआरबी के सिलेबस में दे रखी हैं। तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ये क्लास। उसके बाद में आपको पता है कि एमपी वर्ग दो का पात्रता वाली एग्जाम हो चुकी है। ठीक है, पिछले साल पात्रता वाली परीक्षा हो चुकी है और अभी पीईबी ने जो कैलेंडर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ग दो की एग्जाम है बेटा वो कब के लिए एक्सपेक्टेड है, अगस्त के लिए, अगस्त 2024। तो वर्ग दो का मेन का सिलेबस अभी आया नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है भाई, वर्ग दो है मतलब आप सेकंड ग्रेड के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 11th-12th की मैथ आनी है उसमें। तो 11th-12th की मैथ आनी है, इसका मतलब सेट वहां भी आपके लिए काम में आएगा। उसके अलावा आपने अभी शिक्षा विभाग समाचार वगैरह वो देखे होंगे, शिक्षा मंत्री के जो स्टेटमेंट है वो भी देखे होंगे। तो इसका मतलब राजस्थान में भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड आने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है कि राजस्थान में भी ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए ये क्लास यूजफुल होने वाली है। तो अब आप देखो कितने पर्पज हो गए इस क्लास के लिए, मतलब कितने लोगों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस क्लास को, इस सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलें। ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं है कि आपको इसके लिए कोई पे करना है, नहीं, कुछ भी पे नहीं करना है आपको, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका पे सिर्फ इतना होगा कि अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो देखने के बाद मुझे लाइक और शेयर कर लो, बस इतना सा पेमेंट है इसका और बाकी कोई पेमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हम सेट से शुरुआत करने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी तक हम केवल एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे, अब हमारा मोटिव क्या रहेगा, हमारा जो मोटिव है ना जीरो से टॉप तक, तो बस उसी मोटिव पर हम काम करने वाले हैं, जीरो से टॉप तक उस मोटिव पर काम करने वाले हैं। इसका मतलब है कि हम एकदम जीरो लेवल से लेके चलेंगे, यानी किसी ने कभी अगर सेट नहीं पढ़ा है, सेट की ही बात नहीं कर रहा मैं, इससे आगे जो भी हम टॉपिक लेने वाले हैं वो सारे के सारे टॉपिक की बात कर रहा हूँ। किसी ने अगर उस टॉपिक का नाम तक नहीं सुना है ना, उसको भी वो अच्छे से समझ में आएगा, उस लेवल से लेके चलेंगे और एकदम अच्छे खासे लेवल तक यानी एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी पब्लिकेशन की बुक को सॉल्व करने में फिर प्रॉब्लम नहीं हो, आर डी शर्मा वगैरह से लोग डरते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो ये तो मैंने आज की क्लास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हमने ये क्लास क्यों स्टार्ट की है, ये सीरीज क्यों स्टार्ट की है। बाकी एनसीईआरटी की क्लास वो चलती रहेंगी लगातार और साथ में ये चीजें हैं वो 11th-12th के स्टूडेंट के लिए भी मतलब इंपॉर्टेंट होगी और उसके अलावा और कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर, चलिए तो अब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। देखो हमारी क्लास है वो आपको पता है कि बाइलिंगुअल रहती है। ठीक है, फिर भी बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी कि सर थोड़ा हिंदी मीडियम ज्यादा यूज कीजिए, तो ज्यादा नहीं, मैं दोनों को इक्वली रखूंगा, टेंशन ना ले। तो देखो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेट। ठीक है, सेट, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक है, समुच्चय।
सेट या समुच्चय। अब देखो सबसे पहले मेरा पढ़ाने का पैटर्न आपको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या है कि जब भी कोई टॉपिक शुरू करो ना तो पहले तो उस टॉपिक के नाम का ही पोस्टमार्टम कर दो, उस टॉपिक के नाम का ही पोस्टमार्टम कर दो। तो इसका मतलब सीधा सा है, जब हम सेट पढ़ने वाले हैं तो सेट तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हमें ये तो पता हो कि सेट होता क्या है। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन उसका पता तो होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे क्या इसका मतलब क्या होता है, वो चीज पता तो नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेट इज वेल डिफाइंड collection of numbers और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये होता है सेट। हिंदी में भी लिख देता हूं कि संख्याओं या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह सेट कहलाता है या समुच्चय कहलाता है। लेकिन अब बात यहां आ गई कि नहीं, मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया मजा? क्योंकि तो किताबी परिभाषा हो गई, हमें किताबी परिभाषा से क्या लेना देना। दूसरी बात, हमसे तो पूछा भी नहीं जाएगा कि सेट किसे कहते हैं। क्लियर है? तो अब देखो मजा अब आएगा। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट। मतलब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात यहां पर जो बेटा कीवर्ड्स है ना वो यही है, वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है। तो जो मेन कीवर्ड है ना वो यहां पर क्या है? सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। अब ये मेन कीवर्ड क्यों है उसका रीजन समझो। देखो सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिए उनका कलेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल में बैठे हुए हो क्लासरूम में, तो आप ऐसे मान लो कि आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनका कलेक्शन मैंने ले लिया, ठीक। जैसे 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है तो हम ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं कि मैं 11th क्लास को पढ़ा रहा हूँ और 11th क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनका कलेक्शन मैंने ले लिया। तो उनका कलेक्शन ले लिया, वो क्या है? वो हो गया एक सेट, ठीक। अब मैं बोल रहा था कि सुपरिभाषित या वेल डिफाइंड इसका मेन कीवर्ड है, वो क्यों है उसका रीजन समझो। मैंने यहां पर जब मैंने बोला कि हम किसका सेट ले लेते हैं तो मैंने बोला कि आपकी 11th क्लास का सेट, 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनका सेट ले लेते हैं। अब ये सुपरिभाषित हो गया क्योंकि मैंने आपकी 11th क्लास के स्टूडेंट लिए हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर मैं किसी भी एक बच्चे का नाम बोलूं तो आप तुरंत बोल सकते हो कि वो इस सेट में आएगा या इस सेट में नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा एक मतलब सभी लोग उसको आसानी से समझ पाए, ठीक। जैसे मान लो मैंने एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया है, और नॉर्मल सा एग्जांपल कौन सा लिया है कि डेज ऑफ वीक यानी सप्ताह में जो दिन होते हैं उनका कलेक्शन ले लिया मैंने। अब सप्ताह में जो दिन होते हैं उनका अगर मैं कलेक्शन लेता हूं तो देखो संडे, उसके बाद में मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। मैंने टोटल 7 दिन जो थे उनका कलेक्शन मैंने ले लिया, ठीक। अब ये क्या है? वेल डिफाइन हो गया। वेल डिफाइन कैसे हो गया? अगर मैं बोल रहा हूं कि जनवरी इस सेट में आएगा कि नहीं आएगा तो आप तुरंत बोल दोगे कि नहीं सर, जनवरी तो क्या है, साल के 12 महीनों में से पहला महीना है जनवरी, वो किसी सप्ताह का दिन नहीं है। तो आपने तुरंत बोल दिया कि वो इस सेट में नहीं आएगा। मैं बोलूं कि फ्राइडे, आप तुरंत बोलोगे कि बिल्कुल सर फ्राइडे वीक का डेज होता है तो इसलिए फ्राइडे इस सेट में आएगा। तो वेल डिफाइन का मतलब बस यहीं से क्लियर हो जाता है। वेल डिफाइन का मतलब क्या है कि आप, मैंने जैसे ही बोला तुरंत आप बोल दो कि वो इस सेट में आएगा या फिर इस सेट में नहीं आएगा। उसी को हम क्या बोल देते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल देते हैं। क्लियर है? मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का हमने कलेक्शन किया, संग्रह किया, और उसमें से अगर हम ये चीज बोल पा रहे हैं कि ये इसमें आएगा और ये इसमें नहीं आएगा, अगर हम ये चीज बोल पा रहे हैं तब तो वो सेट है। अगर हम ये चीज डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो सेट नहीं है, ठीक है। अब यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। हमने एक डेफिनेशन दे दी किसकी, एक एग्जांपल दे दिया किसका? सेट का, कि ये सेट है। तो फिर कोई एक ऐसा भी एग्जांपल ले लेते हैं जो सेट नहीं हो, ठीक है, जो सेट नहीं हो।
तो जैसे देखो, अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूं जो सेट नहीं हो, तो चलो यहीं पर ले लेता हूं मैं, ताकि आपके समझ में और अच्छे से आ जाएगा। देखो, जैसे मैंने ले लिया कि आपके पसंदीदा प्लेयर, आपके पसंदीदा प्लेयर, पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। अब आप सोचो कि मैं किसको लूं इसमें, पसंदीदा क्रिकेट के खिलाड़ी। आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो विराट कोहली के बहुत खतरनाक वाले फैन होंगे, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर कोई विराट कोहली का उतना ही फैन हो जितना और बाकी के लोग हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को लोग क्रिकेट का भगवान मानते हैं, तो क्या मैं सचिन तेंदुलकर को यहाँ पर रखूं? यहाँ पर क्या रहा है, आपके पसंदीदा खिलाड़ी। तो अब यहाँ पर पसंदीदा खिलाड़ी हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं। कोई सचिन तेंदुलकर का फैन होगा, तो कोई माही का फैन होगा, तो कोई रोहित शर्मा का फैन होगा, तो कोई विराट कोहली का फैन होगा। तो कहने का मतलब है सभी की चॉइस अलग अलग हो गई। यहाँ पर हमारे पास चॉइस नहीं थी, डेज ऑफ वीक में हमारे पास चॉइस नहीं थी कि नहीं मैं तो इस डेज को तो इसमें रखूंगा, इस डेज को इसमें नहीं रखूंगा। चॉइस नहीं थी। हमने क्या बोला कि सप्ताह के 7 दिन, तो सप्ताह के ये 7 ही दिन है, हमारे पास चॉइस है ही नहीं। ये 7 ही दिन है, इसमें से हम 6 भी नहीं कर सकते और इसमें से हम 8 भी नहीं कर सकते। क्लियर है? तो कहने का मतलब यहाँ तो वेल डिफाइन हो गया कि सप्ताह के 7 दिन तो फिक्स है कि यही होंगे। लेकिन यहाँ पर पसंदीदा खिलाड़ी की जब बात आ गई, तो पसंदीदा खिलाड़ी तो भाई किसी का कोई पसंदीदा होगा, किसी का कोई पसंदीदा होगा, कोई किसी का फैन है तो कोई किसी का फैन है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये वेल डिफाइन नहीं हुआ, ये वेल डिफाइन नहीं हुआ। अगर मैं इसमें कोई क्राइटेरिया लगा दूं तो शायद फिर ये सेट बन जाए। क्राइटेरिया कैसे? जैसे मान लो इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी। अब भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जब हम लिखेंगे तो अब ये वेल डिफाइन हो गया। क्यों हो गया वेल डिफाइन? क्योंकि देखो, अगर मैं बोलता हूं विराट कोहली, इसमें आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि विराट कोहली कहां का है? इंडिया का है, तो इसमें आएगा। मैं बोलूं सचिन तेंदुलकर, इसमें आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इंडिया का है। मैं बोलूं क्रिस गेल, इसमें आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि क्रिस गेल तो इसमें है ही नहीं भाई, इंडिया का थोड़े ना क्रिस गेल, तो नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है, जब मैंने लिखा ना भारतीय खिलाड़ी, तो भारतीय खिलाड़ी में आपने डिफरेंशिएट कर दिया, एक बाउंडेशन लगा दी कि भाई वो भारत का होना चाहिए। तो भारत का होना चाहिए मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक परिभाषा हो गई कि वो भारत का होना चाहिए। जैसे ही परिभाषा हुई मतलब क्या आ गया, सुपरिभाषित हो गया। क्लियर है? और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, जानवरों का संग्रह, क्या ये सेट होगा? अब देखो मैंने क्या बोला, सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो सबसे खतरनाक जानवर की तो कोई परिभाषा ही नहीं है भाई, सभी कोई। मैं अगर बात करूं, लॉयन अपने आप में बहुत डेंजर होता है भाई लॉयन, लेकिन मैंने बोल दिया कोबरा, कोबरा क्या कम होता है? नहीं, समझ में आया? कोबरा भी कम नहीं होता है, वो भी डेंजर होता है। लेकिन मैं बोल दूं हाथी, तो भाई अपने पर आ जाए, जंगली हाथी आपने देखा होगा, अपने पर आ जाए तो अच्छे अच्छों की बैंड बजाते हैं हाथी। तो कहने का मतलब है खतरनाक कौन? खतरनाक की कोई परिभाषा ही नहीं है। जैसे मैं बात करूं चींटी, चींटी हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन चींटी हाथी की सूंड में चली जाए तो वो उसके लिए जान ले सकती है उसकी, हाथी की। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि खतरनाक की यहाँ पर हमने कोई परिभाषा ही नहीं दी है, यहाँ पर हमने खतरनाक की कोई परिभाषा ही नहीं दी है। खतरनाक की परिभाषा नहीं दी है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये सेट नहीं होगा, समुच्चय ये नहीं होगा। क्लियर है? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा भारत के राज्यों का संग्रह, भारत के राज्यों का संग्रह। अब जैसे ही मैंने ये लिखा कि भारत के राज्यों का संग्रह, आप तुरंत बोल दोगे कि सर ये तो सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम तुरंत बता सकते हैं कि ये भारत का राज्य है और ये भारत का राज्य नहीं है। जैसे मैंने लिखा है इसमें राजस्थान, बिल्कुल आ जाएगा क्योंकि राजस्थान भारत का राज्य है। क्लियर? जैसे मान लो मैंने लिखा है इसमें हरियाणा, तो बिल्कुल हरियाणा भी भारत का राज्य है। जैसे मैंने लिखा करौली, तो करौली इसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि करौली भारत का राज्य नहीं है। करौली क्या है? भारत के राज्य राजस्थान का एक जिला है करौली। क्लियर है? जैसे मैंने लिखा दिल्ली, तो दिल्ली इसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता दिल्ली?
क्योंकि दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो कहने का मतलब आप ये डिफाइन कर पा रहे हो कि कौन तो इसमें आएगा और कौन इसमें नहीं आएगा। क्लियर है, कौन इसमें आएगा कौन इसमें नहीं आएगा ये डिफाइन कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, सेट हो गया। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जितने मैंने एग्जांपल दिए हैं उनसे अब आपकी समझ में थोड़ा सा आने लगा होगा कि संग्रह हम किसे, सॉरी समुच्चय हम किसे कहते हैं, सेट हम किसे कहते हैं। क्लियर है, तो सेट का मतलब होगा, अब मैं वापस डेफिनेशन पर आता हूं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, या वस्तुओं या आंकड़ों का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक, तो सुपरिभाषित का मतलब समझ में आया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, सेट की डेफिनेशन की, सेट कहते किसे हैं उसे पहचानने की बात हो गई। अब बात आती है कि सेट में ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या होती हैं। तो देखो, ध्यान रखने वाली बातें जब हम करते हैं तो सेट में देखो सबसे पहली बात तो यह है कि सेट जब भी हम लिखेंगे ना तो हमेशा देखो, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, हमेशा सेट को किससे लिखा जाएगा बेटा, सेट को हमेशा लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से। ठीक है, सेट को ध्यान रखना, सेट को। और सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं या जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उसके एलिमेंट कहते हैं, सेट के एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, या सेट के आंकड़े कह सकते हो, सेट के तत्व कह सकते हो, सेट के एलिमेंट कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, हिंदी में तत्व बोल देंगे और उसके एलिमेंट बोल देंगे। ठीक है, अब देखो अवयव भी बोल सकते हो, तत्व की बजाय अवयव ज्यादा बेटर रहेगा, तो अवयव भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो सेट को जब लिखा जाएगा तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, लेकिन जब बात आएगी एलिमेंट की तो एलिमेंट को यानी अवयवों को जब भी लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब एलिमेंट किस में हो, अल्फाबेट में हो, इंग्लिश के अल्फाबेट में हो, तब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि सेट को जब भी लिखा जाएगा तो सेट का नाम दिया जाएगा कैपिटल लेटर से और सेट के एलिमेंट का नाम दिया जाएगा स्मॉल लेटर से। ठीक, ओके। उसके बाद में बात आती है कि सेट में कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड का क्या मतलब है, रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट 3-4 बार आ रहा है तो उसको सेट में 3-4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, सेट में हम उसे केवल एक ही बार लिखेंगे। हालांकि ये सेट का जब रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा मैं तो उसमें जो टेबुलर फॉर्म होती है उस टेबुलर फॉर्म की चीजें हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा उसमें और ये सारी चीजें है ना, लेकिन फिर भी मैं अभी यहाँ पर बता देता हूँ आपको रिप्रेजेंटेशन में वापस रिपीट में पढ़ लेंगे इनको। ठीक है, तो जब भी हम सेट को लिखेंगे तो उसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, अब रिपीटेशन नॉट अलाउड के बाद में जो एलिमेंट होते हैं, और रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब है कि पुनरावृत्ति नहीं होगी, हिंदी में बोल देता हूं मैं, पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक है, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ठीक, उसके बाद में अगली में बात करता हूं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स उनको कॉमा से सेपरेट किया जाएगा, कॉमा से अलग किया जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, मतलब अवयवों को कॉमा से, अवयवों को कॉमा से पृथक किया जाएगा, कॉमा से पृथक किया जाएगा, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिखा A इक्वल्स टू AEIOU। ये क्या है, AEIOU क्या है, इंग्लिश के वोवेल्स हैं, इंग्लिश के स्वर हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के स्वर को जब मैंने लिखा तो देखो यहाँ पर तो ये स्मॉल लेटर में आ गए और इसका नाम हमने दे दिया कैपिटल लेटर में, और ये सारे के सारे एलिमेंट को हमने कॉमा से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक, चौथी बात क्या आ जाएगी इसमें, चौथी बात आ जाती है कि एलिमेंट्स एनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं यानी अवयव जो होंगे उनको मंझले कोष्ठक में बंद किया जाएगा, अवयवों को मंझले कोष्ठक में बंद किया जाएगा। ध्यान रखना, ना तो स्मॉल ब्रैकेट चलेगा ना स्क्वायर ब्रैकेट चलेगा, हमेशा क्यों कौन सा चलेगा, मंझला कोष्ठक यानी कर्ली ब्रैकेट चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें थी सेट के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो कोई एलिमेंट सेट में है तो उसे कैसे लिखेंगे।
अब देखो जैसे मैं बात करता हूँ किसकी, इसी सेट की बात कर लेता हूँ जो मैंने लिखा है ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। तो अगर मैं बोलूं कि क्या ई इस सेट का एलिमेंट है, तो बिल्कुल है, ई है इसमें। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई बिलोंग्स टू ए, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। मैं हिंदी मीडियम वालों को भी यही बोलूंगा कि इसको आप ऐसे ही ध्यान रखो, ई बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है, ग्रीक लेटर है और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। आप जनरल देखो इसमें हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं होगा। जैसे जनरली मैं बोलूं आई बिलोंग्स टू करौली, क्लियर, तो मतलब मैं करौली से बिलोंग करता हूं, मैं करौली का रहने वाला हूं, यही इसका मतलब होगा। ओके, तो यहां पर भी क्या होगा, मतलब ई बिलोंग्स टू ए, ई ए में है, आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हो ई ए में है, या फिर ई ए का अवयव है, ठीक है। और इंग्लिश में ई बिलोंग्स टू ए, ठीक। अगर मैं बोलना चाहूं कि टी, तो टी इसमें है क्या, नहीं है, तो टी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जैसे हम देखते हैं ना, जैसे इक्वल का साइन तो ये है, फिर ये नॉट इक्वल हो गया, तो सिमिलरली नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो टी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, क्लियर है, टी ए का अवयव नहीं है। ओके, तो जो अवयव इसमें है उनके लिए बिलोंग्स टू आ जाएगा और जो नहीं है उनके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, क्लियर। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे होता है वो चीज देखो सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। देखो सबसे पहले मैं अपनी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी समुच्चय का निरूपण। अब देखो समुच्चय का निरूपण हम कैसे करते हैं, समझो। समुच्चय का जब निरूपण की बात आती है तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि इसके निरूपण के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से दो मेथड हैं, एक तो होती है टेबुलर फॉर्म, इसी को हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म भी इसको हम बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, यानी हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, सूची या तालिका विधि या रूप, सूची या तालिका रूप, ठीक है। और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको हिंदी में बोल देते हैं समुच्चय निर्माण विधि। अब देखो दोनों में क्या फर्क है वो चीज समझो। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होती है, देखो नाम से स्पष्ट है, टेबुलर किससे बना है, टेबल से, या फिर आप यहां से देख सकते हो तालिका, ठीक है, तालिका मतलब सारणी या टेबल, इनका सभी का एक ही मतलब है। मतलब इसमें क्या होगा कि एलिमेंट्स को डायरेक्ट एक टेबल की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। टेबल का मतलब ऐसे आपको ऐसे अलग अलग कॉलम और रो बनाने की जरूरत नहीं है, एक कर्ली ब्रैकेट में उसको एलिमेंट्स को लिख दिया जाएगा, वो होती है उसकी टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब देखो मैं एक ही सेट लेता हूं जो मैंने जस्ट अभी लिया था, A इक्वल्स टू AEIOU, मैं इसी सेट की बात करता हूं, ठीक है। अगर मैं इसका टेबुलर फॉर्म लिखना चाहूं तो देखो टेबुलर फॉर्म तो इसकी क्या हो जाएगी, देखो टेबुलर फॉर्म इसकी हो जाएगी जो मैंने अभी लिखी है, यही इसकी टेबुलर फॉर्म है, A इक्वल्स टू AEIOU, ये तो हो गई इसकी कौन सी फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अगर इसी की मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात करूं तो सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है बेटा यहां पर एलिमेंट्स में कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज मतलब वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, वो चीज देखी जाती है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म मतलब वो सेट एक्चुअली में बना कैसे, उनके बीच में जो चीज कॉमन है। मैंने बोला ना कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, तो जो सुपरिभाषित शब्द है वो हमने किस से लिया, वही इसके उसी फॉर्म को यहाँ पर हमें लिखना होता है, और उसी से कौन सा फॉर्म बनता है, सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है, ठीक है। अब देखो समुच्चय निर्माण विधि कैसी, जैसे देखो AEIOU, इनमें कॉमन चीज क्या है, मैंने जब ये सेट बनाया था तब मैंने बताया था कॉमन चीज क्या है इसमें, कि ये इंग्लिश अल्फाबेट के
क्या हैं, वोवेल्स हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्या हैं, स्वर हैं। ये इन सभी में कॉमन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म की जब बात आएगी तो सेट बिल्डर फॉर्म इनके लिए हो जाएगा, देखो a इक्वल्स टू x सच दैट x इज वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। या इसको मैं अगर हिंदी में लिखना चाहूं तो हिंदी में लिख सकते हैं x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि होगी। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर एलिमेंट्स को अलग अलग करके नहीं लिखा जाता। यहां पर एलिमेंट्स के बीच में जो कॉमन रिलेशन है वो कॉमन रिलेशन को यहां पर लिखा जाता है। ठीक है, जबकि यहां पर क्या होता है, एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिखा जाता है। ओके, तो ये दो फॉर्म होती हैं इसकी समुच्चय के निरूपण की। ये दो फॉर्म होती हैं, टेबुलर फॉर्म या फिर इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं। अभी मैंने केवल एक ही एग्जांपल दिया है, तो मैं और कुछ एग्जांपल लेता हूं जिससे आपके और अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं और उसके अलग अलग फॉर्म में आपको बताना होगा। ठीक है, जैसे देखो मैंने एक बहुत कॉमन सा सेट लिया। मान लो मैंने ले लिया, मेरा नाम ही ले लिया मैंने, उमाकांत के अक्षरों का समुच्चय। ये हमें बनाना है, उमाकांत शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अब कैसे बनाएंगे, देखो दोनों मेथड से मतलब दोनों ही फॉर्म में बना के बताऊंगा मैं। सबसे पहले चलो मैं बात करता हूं कौन सी, टेबुलर फॉर्म की बात करता हूं। ठीक है, तालिका विधि की बात करता हूं। तो टेबुलर फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं या रोस्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो टेबुलर फॉर्म क्या होगी इसकी, टेबुलर फॉर्म हो जाएगी, कुछ भी नाम दे सकते हो ऐसे। मान लो जैसे आपने नाम दे दिया सेट को P, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, UMAK। अब वापस A आएगा क्या, मैंने अभी आपको बताया था जब मैं सेट के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको बताई थी ये चीजें कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो देखो A तो यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी। अगर A आ चुका है मतलब वापस ये वाला A नहीं आएगा, फिर बाद में क्या आएगा N और बाद में क्या आएगा T। रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है इसमें। क्लियर है? हाँ, अगर आप ऐसे लिखते भी, एक चीज जरूर ध्यान कर लेना, अगर आप ऐसे लिखते भी UMAKANT तो ये गलत नहीं होता, होने को ये भी 101% सही है, गलत नहीं है ये। इसका जैसे आप रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब ये भी नहीं है कि नहीं आपने रिपीटेशन कर दिया तो आपने कोई गुनाह कर दिया, आपने कोई पाप कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप रिपीटेशन कर भी दिया तो वो गलत नहीं है, सही है। ठीक है, लेकिन जनरल फॉर्म में हम इसका रिपीटेशन करते नहीं है एलिमेंट्स का, तो इसलिए आप ये लिखोगे, बाकी ये भी सही होता है, गलत नहीं होता है। क्लियर? तो ये तो बात हो गई किसकी, टेबुलर फॉर्म की। ठीक, उसके बाद में अगर मैं बात करूं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म यानी कौन सी विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि में क्या हो जाएगा, ये P इक्वल्स टू X such that X is a letter of word उमाकांत। अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि X such that X शब्द उमाकांत, X शब्द उमाकांत का एक वर्ण है या अक्षर है या लेटर है। ठीक, तो ये तो होती है टेबुलर फॉर्म जिसमें एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके और मझले कोष्ठक में लिखा जाए, वो तो होता है कौन सा फॉर्म, वो तो होता है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। और जिसमें उनके बीच का जो रिलेशन है वो बताया जाता है, वो कौन सा फॉर्म होता है, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है? तो
चलिए यहाँ तक हमने बात की है किसकी, एक तो सेट को पहचानने की कि सेट कौन सा होता है और कैसे उसको पहचाना जाता है। तो आप तो बस इसमें एक ही कीवर्ड ध्यान रखो, अगर जैसे डेफिनेशन पर मत जाओ, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, सेट कहलाता है, लेकिन वो क्या हो गई, किताबी बातें हो गई, वो क्या हो गई, रामायण हो गई, ठीक है। और हमें रामायण नहीं पढ़नी है, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, रामायण नहीं पढ़नी है हमें, मतलब रामायण पढ़ने का मतलब आई रेस्पेक्ट रामायण, बट मेरे कहने का मतलब क्या है, रामायण नहीं पढ़नी है इसका मतलब क्या है कि हमें केवल ऐसे नहीं है कि ध्यान तो कहीं और है और बस पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं, हमें उसका मतलब समझना है, ठीक है। तो मतलब समझने के लिए मैंने आपको बहुत शॉर्ट वे में समझा रखा है कि अगर आपको सेट पहचानना है कि ये सेट होगा या नहीं होगा, अपने माइंड में कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्लिक करो, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, और अब खुद से वो क्वेश्चन करो कि ये इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो उसमें आ रहा है, आप श्योर हो कि नहीं वो तो इसमें आएगा, या फिर आप श्योर हो कि नहीं ये तो इसमें नहीं आएगा, तब तो वो सेट है। लेकिन आप कंफ्यूजन में हो कि ये इसमें आएगा या नहीं आएगा, इसका मतलब वो सेट नहीं है। अगर आप कंफ्यूजन में हो तो वो सेट नहीं है, अगर आप श्योर हो कि ये इसमें आएगा या नहीं आएगा तो फिर वो सेट है, बस वहीं से सुपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। जैसे आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, जैसे मान लो मैंने ये एक सेट लिया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं बोल दूं, जैसे मैं रैंडमली कोई भी बोल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कैट, अब ये सोचो कि क्या कैट इस सेट में आ सकता है क्या, क्योंकि ये सेट क्या है कि उमाकांत के अक्षरों का समुच्चय, यही है, उमाकांत शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो कैट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अक्षर थोड़े ना, ये तो शब्द है कैट, तो ये तो इसमें आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता मतलब सुपरिभाषित हो गया, हम तुरंत कह पा रहे हैं कि नहीं आ सकता, डेफिनेटली नहीं आ सकता। तो जहां पर आप डेफिनेटली श्योर हो जाओ ना कि ये आ सकता है या नहीं आ सकता, चाहे वो आ जाए चाहे नहीं आए, डेफिनेटली श्योर हो जाओ ना, वहां पर वो सेट होगा। जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे कि यार ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका मतलब वो सेट नहीं है। जैसे और एक एग्जांपल लेता हूं मैंने लिखा कि भारत के 10 महान लेखकों का संग्रह, भारत के 10 महान लेखकों का संग्रह। अब महान लेखक कौन है भाई, सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली मेरी बात करूं तो मुझे मुंशी प्रेमचंद जी बहुत पसंद है, तो मैं तो उनको महान मानूंगा। किसी और को हरिशंकर परसाई पसंद होंगे, किसी और को हरिवंश राय बच्चन पसंद होंगे, किसी और को ये चेतन भगत पसंद होगा, है ना। कहने का मतलब सभी की चॉइस अलग अलग हो सकती है। तो 10 महान लेखकों में किसको शामिल करें, हम किसको शामिल नहीं करें, नहीं है पता, इसका मतलब ये सेट नहीं है। क्लियर है। मैंने कह दिया कि वर्ष के 12 महीनों का संग्रह, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 12 ही महीने हैं, उसके अलावा सोचने की जरूरत है नहीं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस। इसके अलावा कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता। ये 12 एलिमेंट है, इसके अलावा 13वां कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये सेट है। क्लियर है। तो पहले तो हमने सेट पढ़ा था, फिर सेट के कोई एलिमेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर वो एलिमेंट उस सेट का है तो बिलोंग्स टू, जिसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, और अगर एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर। ओके। उसके बाद में हमने सेट के रिप्रेजेंटेशन के 2 फॉर्म पढ़े थे, कौन से, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं, और फिर कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट। और ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि टाइप्स ऑफ सेट से 101% क्वेश्चन बनता है। और दूसरी बात एक और बता दूं मैं आपको, जैसे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग वगैरह के लिए जाओगे ना, वहां पर जो आपके इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो वहां पर डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे आप टीजीटी पोस्ट के लिए क्यों नहीं जाओ, वहां पर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसलिए कल की क्लास लेना ना भूलें। और कल हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट। नो डाउट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो टाइप्स ऑफ सेट लेने वाले हैं ही, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ अलग टाइप के सेट जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं वो भी हमने लेने वाले हैं। तो कल की क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। और मैं तो कहूँगा कि इस चैप्टर के एकदम अंत तक और इस सीरीज को कंटिन्यू रखो, आपके लाइफ में बहुत काम आने वाली है। जॉब के लिए तो है, लेकिन लाइफ में भी बहुत काम आने वाली है। चलिए, तो एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन के साथ में अब मैं खत्म करता हूँ। मेहनत तो करनी पड़ेगी यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। थाली में परोसा जा सकता है, लेकिन उसे खाने के लिए भी हाथ चलाना ही पड़ेगा। समझ में आया। थाली में कोई अगर लाके आपको परोस भी देगा ना, तो उसको भी बाइट को तोड़ने के लिए भी हाथ चलाना पड़ेगा। तो इसके लिए मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर आज आप आराम करोगे तो कल आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज समस्याओं का सामना कर लोगे तो कल फिर आराम आप कर सकते हो। तो आपकी चॉइस है कि आपको अभी आराम करना है या फिर बाद में।
चलिए इसी के साथ में क्लास को खत्म करते हैं और मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ में, नए जोश, नई जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।